हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट में मुझे जरूर बता देना। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके हिस्ट्री में जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड या ओवर रिपीटेड क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूँ। इन 5 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक के आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर जो लिया है, डू यू एग्री दैट द पीरियड ऑफ 1848 वाज कंसीडर्ड एज अ फेज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसको एग्जांपल की मदद से हमें समझाना है कि जो 1848 का पीरियड था, समय था, उसे हम रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स क्यों कहते हैं या उसको रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्यों माना गया है ना। बोर्ड के एग्जाम में इसकी रिपीटिशन काफी बार देखी गई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, यहाँ पर करवा रहा हूं आपको। ठीक है, 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स रेफर्स टू द वेरियस नेशनल मूवमेंट्स पायनियर्ड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास alongside the revolts of poor अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन यूरोप। तो बच्चों यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल से हमें यहाँ पर ये मतलब समझ में आता है कि ऐसे मूवमेंट्स 1848 के दौरान कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए जिनमें कौन लोग शामिल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस शामिल थी। ठीक है, जो हमारे पुअर जो गरीब लोग थे उनके द्वारा जो रिवोल्ट किए जा रहे थे वो इसमें शामिल थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग इसमें शामिल थे, स्टार्विंग पीजेंट्स यानी कि जो बेचारे किसान थे, है ना, जो एक तरह से कह सकते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, वो लोग इसमें शामिल थे। और जो वर्कर्स थे यूरोप के अंदर, जब ये सारे लोग मिलकर एक साथ यहाँ पर आ गए या एकजुट होकर यहाँ पर रिवॉल्यूशन करने लगे, ये उसी को हम बोल रहे हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये समझ ली कि रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल से यहाँ पर क्या मतलब है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसी को यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल से रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बात और समझने वाली है, वो क्या है, मैन एंड वुमन केम टुगेदर टू वॉइस देयर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो 1848 के दौरान क्या होता है, जो लोग हैं जिसमें औरतें हैं, आदमी हैं, सब लोग एकजुट होते हैं। तो सबकी जो आवाज है ना वो एक ही मुद्दे को लेकर होती है, वो क्या होता है, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो सब लोग एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर किस बात की डिमांड कर रहे हैं, जो एक नए राष्ट्र का निर्माण हो वो किसके बेस पर हो, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर हो। जैसे कि अपनी इंडिया कंट्री है, उसके अंदर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसी तरह से वहां के लोग भी, यूरोप के लोग भी इसी तरीके का एक नेशन चाहते थे। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। अब हम यहाँ पर तीन एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे। सोशल लेवल पर अगर हम देखें तो लोग क्या चाहते थे वो यहाँ समझते हैं। दे वांटेड टू रिड सोसाइटी ऑफ इट्स क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज एंड बर्थ राइट्स। ठीक है, तो जो सोशली अगर हम देखें तो जो लोग थे वो यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज हो रही थी या बर्थ राइट के बेसिस पर यहाँ पर प्रिविलेजेस जो दिए जाते थे उनको खत्म करवाने की डिमांड कर रहे थे। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर टू बी अबॉलिश्ड, और साथ ही साथ वो और किस चीज की डिमांड कर रहे थे, जो सर्वडम है यानी जो जमींदारी प्रथा है ना, जो बॉन्डेड लेबर है, जो बंधुआ मजदूरी वाली जो स्थिति चल रही है देश के अंदर, वो सारी चीजें खत्म हो। तो सोशली लोग इस तरीके की डिमांड कर रहे थे। अब इकोनॉमिकली वो क्या डिमांड कर रहे थे, दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो इकोनॉमिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो लोग यहाँ पर जो मार्केट्स थी उनको आजाद करवाना चाहते थे, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी उनको चाहिए थी। ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी मिले। ठीक है, साथ ही साथ द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। साथ ही साथ और वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो स्टेट के द्वारा गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट्स पर जो रेस्ट्रिक्शन इंपोज करी गई है वो भी यहाँ पर खत्म कर दी जाए एक तरीके से, जिसको हम गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी स्टेट्स के द्वारा, उनको भी क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो इकोनॉमिकली इस तरीके से लोग डिमांड कर रहे थे। सोशली यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब तीसरा अब
अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली लोग किस तरह की डिमांड कर रहे थे वो यहाँ समझते हैं। दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, नेशन स्टेट विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो वो नेशनल यूनिफिकेशन के साथ हो, यहाँ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी भी धर्म जाति के साथ भेदभाव ना हो, किसी इंसान के साथ किसी भी फॉर्म में यहाँ पर भेदभाव ना किया जाए, नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ठीक है, नेशन स्टेट विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो नेशन स्टेट बनेगा वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट टाइम हम अपनी कंट्री के अंदर देखते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे यूरोप के अंदर भी डिमांड करी गई थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन तरीके से यहाँ लोग डिमांड करते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ठीक है, तीनों में लोगों का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल से यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकरर वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और ये बोला गया है कि जो स्पेनिश कंकरर थे उनके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन उनके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन था जिसने उनकी जीत में बहुत बड़ी मदद करी थी, लेकिन वो एक कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था। तो फिर क्या था, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। ठीक है, मतलब उनके पास मिलिट्री वेपन नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी विजय यहाँ पर हासिल करी थी अमेरिका के ऊपर। तो ऐसा उन्होंने कैसे कर लिया, उस स्टेटमेंट को यहाँ जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहली बात से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दे यूज्ड जर्म लाइक स्मॉल पॉक्स विच स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, जो स्पेन के लोग थे या यूरोप के जो लोग थे उनको ना बीमारी हुआ करती थी, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी। तो जो यूरोप के लोग थे उनकी इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काफी अच्छी हो गई थी। ठीक है, मतलब स्मॉल पॉक्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, एक तरह से ये कह सकते हैं यूरोप वालों के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाली जो बीमारी थी वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गई है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक आधा पर्सन उधर चला गया होगा, जैसे हम कोरोना के एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक आधा कोई पर्सन अपनी इंडिया के अंदर आया और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया के अंदर या पूरे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। ठीक है, इसी तरीके से यूरोप की तरफ से कोई एक व्यक्ति कभी चला गया होगा या जैसे भी हुआ, वहां पर धीरे धीरे ये वाली जो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी थी अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। दूसरी बात समझते हैं, अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स had no immunity against these disease that came from Europe। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो अमेरिका के लोग थे ना वो इस डिजीज से बिल्कुल अनजान थे, उनके लिए बिल्कुल नई डिजीज थी, जिस वजह से क्या हुआ उनकी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे पूरी जो कम्युनिटी थी उसका ही सफाया होता चला गया। जैसे यहाँ लिखा भी है, these disease erased whole community लीडिंग टू कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो इस डिजीज ने क्या किया, पूरी जो अमेरिका के अंदर जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी उसका ही सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरोप था उसकी विजय में उसे काफी मदद मिली, उसको उसकी विक्ट्री में उसको काफी मदद मिली। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन मिड 16th सेंचुरी मेड इट इजी फॉर स्पेनिश टू ओवरपावर द अमेरिकन। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ है ना, एक तरीके बायोलॉजिकल जो युद्ध हुआ जिसमें किसी यूरोपियन ने किसी अमेरिकन को नहीं मारा, एक बीमारी की वजह से जो अमेरिका के लोग थे या कम्युनिटी थी वो पूरी तरह साफ हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो यूरोप था या स्पेनिश पीपल थे उन्होंने अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। तो ये दो कारण है जो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा बहुत बढ़िया होने वाला है। आप भी अपना रिजल्ट देखकर इसे झूम उठोगे। ठीक है, उछल कूद करने लगोगे, आप जो है वो वाला सॉन्ग गाने लगोगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और आप देख रहे होगे, आप चारों तरफ इमेजिनेशन कर रहे होगे कि दुनिया आपको हाथों हाथ ले रही हो, जो है एक राजा वाली फीलिंग आएगी और आप ऐसे ऊपर
आप बढ़िया से सबको देख रहे हो, सब आपको हाथों हाथ ले रहे हो, सब आपकी प्रशंसा कर रहे हो, चारों तरफ आपकी प्रशंसा हो रही होगी और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। तब आप इस टाइम को याद करोगे, हाँ मैंने उस समय पर मेहनत कर ली और आज मेरा जो रिजल्ट है बढ़िया आ गया। ठीक है, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रेशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम? एल्यूसिडेट विद एग्जांपल। इसमें ये पूछा गया है कि उन बातों पर जरा गौर करिए, उन बातों को जरा बताइए जिससे ये पता लगता है जो नेपोलियन था उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज्यादा रेशनल और एफिशिएंट बना दिया था। इन बातों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। कुछ खास बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं जिनको आप समझ लीजिए। ठीक है, पहली बात हम यहाँ समझेंगे द सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेपोलियनिक कोड लिखकर आ जाए तो भी आप समझ लीजिएगा सिविल कोड ऑफ 1804 की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या था ये समझिए। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस कोड के अंदर क्या है, जो नेपोलियन था उसने कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी थी जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। ठीक है, साथ ही साथ स्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, सब यहाँ पर जो है कानून के समक्ष यहाँ पर सभी समान माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। तो यूरोप के अंदर जो भी लोग यूरोप के अंदर जो भी पैसे वाले लोग थे, राजा महाराजा थे, और उनके यहाँ पर जो भी संतान पैदा होती थी उनको यहाँ पर बर्थ के हिसाब से कि वो पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती थी जो एक पैसे वाले को मिलनी चाहिए। तो इस कोड के आने से यहाँ पर ये वाली चीज खत्म हो गई थी कि आप भले ही किसी भी अमीर के यहाँ पर पैदा हो, लेकिन आपको पैदा होने के बेसिस पर ही यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं। न्यू बिजनेसमैन, आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो यहाँ पर बिजनेसमैन थे, आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको ये नई नई फ्रीडम मिली थी, नई नई आजादी मिली थी, वो उसको फुल एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन्स। तो शहरों में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन से मतलब यहाँ पर ये है जो स्टेट एक तरीके से गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट पर जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं उनको यहाँ पर हटा दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ हम ये समझेंगे देयर वर इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो नेपोलियन ने और क्या किया था, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी काफी इम्प्रूव कर दिया था। लास्ट पॉइंट इसमें समझेंगे, पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे, जो किसान हुआ करते थे, बेचारे गरीब लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पर मैनोरियल ड्यूज से फ्री हो गए। ठीक है, सर्वडम से फ्री हो गए। ठीक है, बॉन्डेड लेबर से फ्री हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हटा दी गई। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो नेपोलियन था उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, उसको ज्यादा रेशनल और एफिशिएंट बना पाया। ठीक है, तो ये वो खास बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इससे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं नेपोलियन वाले टॉपिक से, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो बाल्कन रीजन था उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यहाँ पर हमें नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिलती है, नेशनलिस्ट तनाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है वो हमें यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। तो जो बाल्कन था ना वो एक ऐसा रीजन था जहां पर हमें जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम का मैप अगर चेक करें तो उसमें अगर हम बात करें तो जो बाल्कन रीजन है तो उसके अंदर आपको रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम के मैप से अगर हम बात करें तब। ठीक है, whose inhabitants were broadly known as the slaves। ठीक है, तो ये जो कंट्री के मैंने अभी नाम लिए, इनके जो इनहेबिटेंट्स थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनको यहाँ पर स्लेव्स बोला जाता था या स्लेव्स के नाम से जाने जाते थे। तो आपने समझ लिया कि बाल्कन रीजन क्या है। तो बाल्कन रीजन से यहाँ पर क्या मतलब है, एक जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, जिसमें ये सारी कंट्री इंक्लूडेड है। ठीक है,
As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो स्लेविक नेशनलिटीज थी, यानी कि बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज थी, तो यहाँ पर कई सारी हमें स्लेविक नेशनलिटीज देखने को मिलती हैं। तो जो स्लेविक नेशनलिटीज थी वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए और अपनी इंडिपेंडेंस को एक तरीके से साबित करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सारी स्लेविक नेशनलिटी एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, जो बाल्कन एरिया था वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया यहाँ पर बन गया। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं सब अपने अपनी आइडेंटिटी साबित करने में लगे हुए थे, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को साबित करने में लगे हुए थे, यानी कि सब अपनी पावर का यूज कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तीसरी बात, द बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो बाल्कन स्टेट्स थी उसके अंदर जो स्टेट्स थी वो एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी भी गेन करना चाहती थी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेरिटरी गेन करना चाहेगा, ज्यादा एरिया कवर करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात लड़ाई तो होगी। कोई अपना एरिया देने के लिए तैयार तो होता नहीं है, तो यहाँ पर लड़ाई तो होनी ही बनती है। ठीक है, next, matter were further complicated because the Balkans also wanted the scene of big power rivalry। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ बाल्कन से इनके बीच में जो मैटर है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, क्योंकि जो बाल्कन स्टेट्स थी इसके अंदर के सब अपनी पावर का अलग अलग इस्तेमाल कर रहे थे। हर एक स्टेट इस चीज को साबित करने में लगी हुई थी कि मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, जो स्टेट्स थी वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरे की जो टेरिटरीज थी उनको छीनने का काम कर रही थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, इस वजह से जो मैटर है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था और जो बाल्कन स्टेट है यहाँ पर टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, और ये जो क्वेश्चन है अब उतना कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा जो डिसीजन यहाँ पर लिए गए उनको यहाँ पर एक तरीके से एनालाइज करना है, उन पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। कांग्रेस ऑफ वियना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या उसके द्वारा डिसीजन लिए गए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इन 1815 ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन एंड मेट एट वियना कांग्रेस इन 1815। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि जो नेपोलियन था उसके खिलाफ चार देश, ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों देश मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं, और उसके बाद जब नेपोलियन हार जाता है तो ये आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, और ये एक मीटिंग रखते हैं जिसको नाम दिया गया कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, इसमें ये मीटिंग करते हैं और वहां पर बैठकर चर्चा करते हैं। अब क्या इसके अंदर क्या डिसीजन लिए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे, द बर्बन डायनेस्टी विच वाज डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। ठीक है, और जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान यहाँ पर डिपोज कर दिया गया था, वो फिर से यहाँ पर पावर में आ गई। तो पहला डिसीजन तो इनका ये था। सेकेंड, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम वर सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नीदरलैंड, तो यहाँ पर बेल्जियम को इंक्लूड करते हुए नीदरलैंड का किंगडम सेटअप कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट, प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स व्हाइल ऑस्ट्रिया वर गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो प्रूसिया को यहाँ पर वेस्टर्न साइड में इंपॉर्टेंट कुछ नई इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी जाती हैं, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को यहाँ पर नॉर्दर्न इटली वाले पार्ट को कंट्रोल करने के लिए दे दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्ट अंडर नेपोलियन। तो जब नेपोलियन रूल कर रहा था उस दौरान जब फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज यहाँ पर एनेक्स करी थी, जीती थी ऐसे बोल सकते हैं, वो सारी उसके हाथ से चली जाती हैं। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड अनेक्ट अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन के रूल के दौरान फ्रांस जितनी भी टेरिटरी जीतता है वो सारी इसके हाथ से चली जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, द मेन इंटेंशन टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। अब ये सब कुछ करने के पीछे या ये सारे डिसीजन लेने के पीछे का जो मेन मोटिव था वो यही था कि नेपोलियन के आ जाने के बाद जो मोनार्क रूल हटा दिया गया था उसको फिर से सेटअप करना था, रिस्टोर करना था, एंड टू क्रिएट कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप के अंदर नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यहाँ पर लागू करने का इनका मोटिव था। तो ये इसी वजह से ये सारे डिसीजन यहाँ लिए गए थे। तो मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और आपके दिमाग में ये पूरी तरह से फिट हो चुका होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको करवाए हैं। ये किसी न किसी फॉर्म में, चाहे 3 मार्क्स में चाहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरे चांसेस है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर देना। जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बार बार आपको चैनल को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।